श्रीलंका ने दूसरी बार स्कोर चेस कर दिया और भारत दूसरी बार स्कोर डिफेंड करने में नाकाम रहा। इस मैच में भारत की बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन उसके बावजूद जो मेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से भारत हारा है या भारत दोनों मैचेस में 200 स्कोर नहीं कर पाया है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू चेंडूज व्यू। इस मैच की अगर हम नॉर्मल एनालिसिस करें तो एक बात सिंपल है कि भारत का मिडल ऑर्डर फायर नहीं किया, केएल राहुल और विराट कोहली भी फेल रहे और हमें जो 100 से स्कोर करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। उसके अलावा जब भारत की बॉलिंग की बारी आई तब उनके ओपनर्स ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। दोनों प्रथम निसंगा और कुशल मेंडिस अपना फॉर्म कैरी करते हुए बहुत ही अच्छा स्टार्ट देके गए और उनका जो मिडल ऑर्डर है जो फिलहाल चेज में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, खासकर राजापक्षा और दशुन छनका, इन दोनों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, बहुत ही सोच समझ के बैटिंग की। इनफैक्ट जब उनके 3 विकेट एक साथ गिर चुके थे या 4 विकेट कुछ तकरीबन 3 ओवर में गिर गए थे, तब इन्होंने वहां पे अटैक करना बंद नहीं किया। और ये बात हमने पहले भी की थी कि जब भी आप चेस करेंगे आपका मिडल ऑर्डर फायर करेगा, भले ही विकेट्स गिर गए उसके बावजूद उनकी रन रेट बहुत ही ऊपर रहेगी, क्योंकि ड्यू इतना गिर रहा है दुबई की पिच पे या दुबई के ग्राउंड में कि बैटिंग करना बहुत ही आसान हो जा रहा है। 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार फिर से फ्लॉप रहे और अर्शदीप सिंह जो बहुत ही अच्छे डेथ बॉलर है, उन्हें 2 मैचों से बार बार से 7 रन डिफेंड करने मिले हैं। वो दोनों मैचेस को 5वें बॉल तक लेके गए, लेकिन भारत को जिताने में असफल रहे। ये थी एक मैच की क्विक एनालिसिस। लेकिन आज हम जो इस बारे में बात करेंगे वो रहेगी भारत के वर्ल्ड कप चांसेस के लिए, क्योंकि आज का मैच भी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खेला जा रहा है, वहां पे अफगानिस्तान की सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है और भारत तकरीबन बाहर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बॉलिंग पहले करता है वही मैच जीत रहा है। और आज हम बात करेंगे भारत की बैटिंग के बारे में। भारत की बॉलिंग पे बहुत बात हुई है, लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ की जो कंडीशन है वहां पे अगर आप बॉलिंग पहले कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि चेस इजीली हो जा रहा है। लेकिन इसीलिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन वर्ल्ड कप में आ गई या ऐसी कोई ग्राउंड या पिच वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ आ गई और वहां पे भी ड्यू का अगर फैक्टर रहा, तो भारत के फिलहाल जो बैटिंग ऑर्डर है या फिलहाल जो बैटिंग की पोजीशन है वो थोड़ी दिक्कत दे रही है। भारत की टीम में 2 ऐसे लोग हैं जो पूरी टीम का एक तरीके से बैलेंस या बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। वो 2 लोग हैं केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस टूर्नामेंट के पहले बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे और उनसे वही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये उनकी फॉर्म कंटिन्यू करेंगे जो उन्होंने पहली मैच जो थी भारत की पाकिस्तान के खिलाफ उसमें करके दिखा दिया। बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की, बैटिंग भी उन्होंने अच्छी की, लेकिन वापस भारत वहां पे पहले बॉलिंग कर रहा था और फिर बैटिंग की है उन्होंने। अगर आप कल का मैच भी अगर ध्यान से देखें भारत और श्रीलंका के बीच, जब भारत के पिछले 6 या 8 ओवर की बैटिंग चल रही थी, वहां पे जो भी बॉलर स्लोअर बॉल या कटर्स डाल रहा था वो भी लेंथ या शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे, तो बॉल मारना इजी नहीं हो रहा था। और वही चीज अगर आप सेकंड बॉलिंग में कर रहे हैं या आप जब डिफेंड कर रहे हो तब आप ऐसी बॉलिंग करते हो तो बॉल इजीली बैट पे आ रही थी और बॉल जा रहा था ग्राउंड के बाहर। तो हार्दिक पांड्या को भी वही एडवांटेज मिला जो पाकिस्तान या श्रीलंका को मिला था पिछले 2 मैचेस में। लेकिन ये था उनकी बॉलिंग के बारे में। अब आप बात करेंगे उनकी बैटिंग के बारे में। हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी गेंद पे आउट हो गए थे, तो इस बारे में ना हम ज्यादा क्रिटिसाइज कर पाएंगे या उनका कुछ एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन जो कल का मैच हुआ भारत और श्रीलंका के बीच, वहां पे उनका अप्रोच देखने लायक था। पहले 10 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 9 रन स्कोर किए थे, उसके बाद एक छक्का आया हुआ है उनकी बैटिंग में। टोटल उन्होंने 17 रन किए हैं 13 या 14 गेंदों पे, उसमें एक 6 है। तो अगर आप गौर से देखें तो उनकी अप्रोच बहुत ही नेगेटिव थी, बहुत ही डिफेंसिव थी, जो इस टीम का कल्चर फिलहाल नहीं लग रहा है। जिस तरह से कल रोहित शर्मा ने बैटिंग की, जिस तरह से वो अटैक कर रहे थे श्रीलंका के सभी बॉलर्स पे, इससे साफ दिखाई दे रहा था कि अगर आप अपने टेक्निक से और अगर आप अपने कॉन्फिडेंस से खेलेंगे तो उन पिचेस पे भी रन हो सकते हैं। उन्होंने अकेले ने 42 गेंदों में 72 रन स्कोर किए और भारत की पूरी टीम ने अगर आप एक्स्ट्रास निकाल दे तो 13 ओवर में से 98 रन स्कोर किए हैं या 95 रन स्कोर किए हैं। इसलिए अगर पहले मैच के बाद हार्दिक पांड्या की तारीफ की जा रही थी तो अब पिछले 2 मैचेस के बाद उनकी तनकीद भी की जानी चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो कितने इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए या इस टीम के बैलेंस के लिए, और उतने ही इंपॉर्टेंट है केएल राहुल। केएल राहुल जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं या जिस प्रेशर में बैटिंग कर रहे हैं, ये वो केएल राहुल नहीं है जो हमने 2019 या 2020 या उसके पहले देखा हुआ था। केएल राहुल बहुत ही फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है और जिस पोजीशन पे फिलहाल इंडियन टीम में खेल रहे हैं वो बहुत ही क्रूशियल है। जब केएल राहुल इंजर्ड थे तब भारत की टीम ने ओपनिंग में बहुत सारे लोगों को ट्राई किया, ऋषभ पंत को ट्राई किया, सूर्य कुमार यादव को ट्राई किया, दीपक हुडा को ट्राई किया, लेकिन उन मैचेस में और अभी जो एशिया कप हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। अभी ओवरऑल डिस्कशन क्या हो रहा है कि सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक और दीपक हुडा, इन 4 में से किसको खेलना चाहिए। इसमें हम अगर अक्षर पटेल को ऐड कर देते हैं क्योंकि रविंद्र जडेजा इंजर्ड है और शायद से वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, क्योंकि जो डेडलाइन है वर्ल्ड कप की टीम के लिए वो है 15 सितंबर की और शायद रविंद्र जडेजा का कॉल तब तक लिया जाएगा भारत की ओर से। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब हम वेस्ट इंडीज में खेले या हम अगेंस्ट इंग्लैंड खेले, तो सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत या दीपक हुडा, इनमें से कोई एक ओपन करता था रोहित शर्मा के साथ। तो इससे क्या हो जाता है कि आपको सभी को खिलाने का मौका मिल जाता था। अगर हम बात करें इंग्लैंड की सीरीज की,
तो उसमें क्या हुआ था कि ऋषभ पंत और रोहित शर्मा ये ओपन कर रहे थे। वन डाउन आए थे विराट कोहली, उनके बाद थे सूर्य कुमार यादव, फिर थे हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक और रविंद्र जडेजा या अक्षर पटेल, उनमें से जिसको भी खिलाया जाता था वो खेलते थे। तो आपके जो टॉप 7 थे उनमें आपके पास 2 ऑलराउंडर मिल जाते थे। ऋषभ पंत भी खेलता था, सूर्य कुमार यादव भी खेलते थे और दिनेश कार्तिक भी खेलते थे। इसमें अगर आपको दीपक हुडा को खिलाना है तो दीपक हुडा भी ओपन कर सकते हैं और ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों को आप 6 और 7 नंबर पर रख के उनसे फिनिशिंग के काम करवा सकते हैं, क्योंकि दीपक हुडा फिनिशर नहीं है। उन्होंने डोमेस्टिक और आईपीएल दोनों में टॉप 4 या टॉप 5 में ही बैटिंग की है, उसके नीचे वो बैटिंग नहीं करते हैं। इसलिए 7 नंबर पे इनको खिलाना एक बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि अगर आप उनसे बॉलिंग भी नहीं करवा रहे हो और उनको नंबर 7 पे खिला रहे हो तो आप उनको यूटिलाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हो, जो हमने कल के मैच में देखा अगेंस्ट श्रीलंका। तो अगर केएल राहुल इस टीम में खेलते हैं तो ऋषभ पंत, दीपक हुडा या फिर अक्षर पटेल, इन तीनों में से कोई एक नहीं खिलाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ऋषभ पंत का टूर्नामेंट गया है एक तरीके से बहुत तय है कि दिनेश कार्तिक को अभी ज्यादा मौके दिए जाएंगे। इसलिए केएल राहुल अगर परफॉर्म नहीं करते, भले वो टीम के वाइस कैप्टन है, अगर उनका परफॉर्मेंस इसी तरह से रह जाता है जो बाद में टीम को अफेक्ट करता है या उनके कॉम्बिनेशन को अफेक्ट करता है, तो इससे बेहतर है कि आप उनको टीम में ना खिलाएं और ऋषभ पंत या दीपक हुडा इनसे आप ओपनिंग कराएं। इससे आपकी कुछ चीजें हल हो जाएगी, आपको एक बॉलिंग ऑप्शन मिल जाएगा। और आपको अगर ऋषभ पंत को ओपन कराना है या ऋषभ पंत को टीम में खिला के एक लेफ्टी को रखना है टीम के अंदर, तो आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए अब से लेकर वर्ल्ड कप तक भारत को कुछ कठिन डिसीजन लेने पड़ेंगे। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा श्रीलंका की हार के बाद कि ये एक तरीके से प्रैक्टिस है टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के लिए। तो उनका भी अगर ये मानना है कि ये एक तरीके से प्रैक्टिस था वर्ल्ड कप के लिए, तो उन्हें इन दोनों चीजों पे या इनकी पोजीशंस पे भी बात करनी पड़ेगी। दीपक हुडा नंबर 7 पे नहीं खेल सकते हैं और केएल राहुल अगर वो टीम में खेलते हैं और अगर उनका परफॉर्मेंस इसी तरह से रहता है, तो इससे बेहतर है कि आप दीपक हुडा या ऋषभ पंत इन दोनों से ओपनिंग कराइए, दिनेश कार्तिक को नंबर 7 पे खिलाइए। और अगर आपको एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो आपको अक्षर पटेल को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास रविंद्र जडेजा की लग्जरी नहीं है। भारत की टीम का या इनकी परफॉर्मेंस का ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ की पिचेस जो है हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा और हम अभी भी देख रहे हैं। जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो चाहे कोई भी अप्रोच यूज करे, 10 में से सिर्फ 2 या 3 बार ही कोई टीम 190 या 200 मार पाएगी। उसके अलावा सारी टीम 170 से लेकर 190 तक सिमट जाएगी, क्योंकि जो बीच के ओवर है जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो तभी आपकी मिडिल ऑर्डर पे इतना प्रेशर रहेगा, खास करके यहाँ की पिचेस पे, क्योंकि उनको पता है कि पास को से कम 10 से 15 रन उन्हें ज्यादा मारना है और यहाँ का पास स्कोर है 175 180, तो उन्हें 195 या 200 रन मारने पड़ेंगे हर मैच में, जो पॉसिबल नहीं है, जो बहुत ही मुश्किल टास्क है। इसलिए जो भी लोग भारत की टीम का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो उनके परफॉर्मेंस से ज्यादा उनकी जो बैटिंग पोजीशन या फिर बैटिंग यूटिलिटी है उसके बारे में क्रिटिसिज्म किया जाए। पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग ले ली है, तो भारत तकरीबन इस टूर्नामेंट से बाहर है। इस मैच की पोस्ट मैच एनालिसिस हम कल करेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।